हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि हम बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की। होम मैनेजमेंट में अभी तक आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने गृह व्यवस्था के बारे में समझा, इसकी विशेषताओं को समझा, इसके महत्व को समझा। क्या आवश्यकता है हमें गृह प्रबंधन करने की, आपने इसके बारे में समझा। उसके बाद हमने देखा गृह प्रबंधन की जो प्रक्रिया है, यानी कि प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में हमने समझा। प्रबंधन प्रक्रिया में आपने देखा, क्या देखा? आपने प्रबंधन जो प्रक्रिया था आपका, उसमें आपने योजना देखा यानी कि आयोजन देखा, संगठन देखा, नियंत्रण देखा और मूल्यांकन को समझा। इन्हीं 4 बिंदुओं पर हमारा प्रबंधन प्रक्रिया टिका हुआ था, जिसको आप सभी ने समझा। अब आज की क्लास जो है, उसमें हम समझेंगे कि जो हमारे प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व हैं, यानी कि प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्वों के बारे में आज हमें ज़िक्र करना है कि प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व क्या-क्या हैं। तो इसके 3 उत्प्रेरक तत्व हैं, जिसका नाम आप सबसे पहले आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए, वो ये है मूल्य, लक्ष्य और स्तर। इन्हीं तीनों के बारे में हमें डिटेल से समझना है, जानना है और पढ़ना है। यहाँ से आपसे अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारे प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व हैं, वो हैं कौन-कौन से? ठीक? तो आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया, गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक तत्व हैं। कौन-कौन से हैं? एक आपका है मूल्य, एक आपका है लक्ष्य और स्तर। एक दूसरे से ये घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, यानी कि जो आपका मूल्य है, स्तर है और लक्ष्य है, ये एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। मूल्य इन त्रिकोणों का केंद्र बिंदु है। आप इसे दर्शाते कैसे हैं? तो मूल्य हो, स्तर हो या फिर आपका लक्ष्य हो, ये तीनों आपस में संबंधित होते हैं। इन तीनों को हम एक त्रिकोण में दर्शाते हैं, इस तरह से, ठीक? इस तरह से। और सबसे शीर्ष पर जो होता है हमारा मूल्य होता है, उसके बाद हमारा लक्ष्य होता है और फिर हमारा स्तर होता है, यानी कि वैल्यू, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक? तो ये क्या होते हैं? हम इनको एक त्रिकोण में दर्शाते हैं। मूल्य से ही अन्य दोनों उत्प्रेरकों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर आपका केंद्र बिंदु में क्या रहता है? तो आपका मूल्य रहता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व हैं या निर्धारक तत्व हैं, उसमें केंद्र में कौन होता है? मूल्य होता है, स्तर होता है, लक्ष्य होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा मूल्य होता है, यही हमारा केंद्र बिंदु होता है। और इसी से 2 जो हमारे उत्प्रेरक हैं, लक्ष्य और स्तर, इनकी उत्पत्ति भी होती है। यद्यपि लक्ष्य एवं स्तर मूल्य पर तथा स्वयं एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ठीक? ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ये आपने थोड़ा-सा समझा, किसके बारे में? आपने थोड़ा-सा समझा जो हमारे निर्धारक तत्व हैं। अब अगर इसकी हम डायग्राम को देखें, तो ये जो हमारे गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व हैं या गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक तत्व हैं, वो ये हैं। और इनको हम एक ट्रायंगल में ही दर्शाते हैं। केंद्र बिंदु में हमारा होता है मूल्य, फिर हमारा लक्ष्य और फिर हमारा स्तर। इसको थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपसे पूछा जा चुका है कि हम किस तरह से इसको दर्शाते हैं। तो त्रिभुज में दर्शाते हैं या त्रिकोण में दर्शाते हैं, केंद्र में हमारा मूल्य होता है, ठीक? यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए, ये तो हमारी बात थी कि उत्प्रेरक तत्व कौन-कौन से हैं, थोड़ा-सा हम इनके बारे में समझ चुके हैं। अब अगर थोड़ी-सी और बात की जाए, तो जो मूल्य हैं, यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि मूल्य क्या है? निश्चित है, अनिश्चित है, आत्मगत है, कैसा है? तो ध्यान रखेंगे, मूल्य शब्द अनिश्चित एवं आत्मगत है।
परंतु इसका उपयोग या इसका प्रयोग दैनिक बोलचाल में पर्याप्त रूप से किया जाता है, क्योंकि इसका अर्थ वांछित सीमा तक स्पष्ट है। इसका जो वांछित अर्थ है वो एक कह सकते हैं वांछित सीमा तक स्पष्ट है। मूल्य वास्तव में मानवीय व्यवहारों को प्रेरणा देने वाले होते हैं और व्यक्ति के चुनाव को अर्थ प्रदान करते हैं। ये इतनी बात अभी आपसे बताई गई मूल्य के बारे में। ध्यान रखिएगा, अभी हम एक ये आपका जो मूल्य है, स्तर है, लक्ष्य है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से अभी समझ रहे हैं। हमने एक-एक को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, नहीं तो आप परेशान हो जाएँ कि एक साथ ही तीनों को बता दे रहे हैं, नहीं। तो आपने देखा मूल्य के बारे में। और लक्ष्य जो होता है वो मूल्य की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होता है। इसका अर्थ होता है ऐसी निश्चित गंतव्य जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। अधिक सामान्य अर्थ में स्तर का अर्थ क्या होता है? तो ऐसी वस्तु जिसको तुलना के आधार के रूप में उपयोग में लाया जाता है वो आपका स्तर कहलाता है। ये ये सारी चीज़ें आपके ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक? कैसे होते हैं? तो ये तीनों ही चाहे आपका गोल हो, चाहे आपका वैल्यू हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड्स हो, ये तीनों ही एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अब हम एक-एक करके समझते हैं कि ये वैल्यू क्या है, गोल क्या है और आपका स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक? और इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वैल्यू की, वैल्यू क्या है? हमने इसकी कोई एक अर्थ या परिभाषा नहीं लिखा है। हम सभी के कुछ न कुछ मूल्य होते हैं। अभी आप जानते हैं कि हम सब के कुछ न कुछ मूल्य होते हैं जिसको हम ग्रहण करते हैं। मूल्य और लक्ष्य के माध्यम से हम अपने जीवन में वास्तव में जो चाहते हैं, उसके संबंध में स्पष्ट विचारों के बारे में सोचते हैं। हमारी क्रियाओं के लिए बनाए गए ढांचे का प्रथम चरण होता है ये। जो मूल्य होता है ये प्रथम चरण होता है और विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन में विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन चरित्र को देखने से हमें ये भी पता चलता है कि जिन व्यक्तियों के स्पष्ट लक्ष्य होते हैं वो उन्हें उतने तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। मतलब अगर आपका गोल जो है वो क्लियर है, आपको पता है कि हमारा गोल क्या है, तो आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके गोल क्या हैं, तो आप कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे? कई प्रसन्न व्यक्तियों की ओर देखने से भी हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति जानते थे कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उन्हें क्या प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कई व्यक्ति ये नहीं सोचते कि वो वास्तव में क्या चाहते हैं। वो इस वो स्थिति उत्पन्न होने पर ही उनके बारे में सोचते विचारते हैं। पहले से उनको नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना है। उनका कोई विचार नहीं होता है, वो कोई सोच विचार नहीं करते हैं। जब समय आता है तो वो करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, कर लेते हैं। अब विवाह और पारिवारिक जीवन मूल्य और लक्ष्यों के संदर्भ में जटिल होते हैं। इसमें 2 या अधिक व्यक्ति अपने विचारों, मूल्यों, लक्ष्यों को एकरूप करते हैं। विवाह में कभी-कभी मतभेद होने की संभावना तब होती है जब पति-पत्नी के विचारों में भिन्नता होती है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विवाह विच्छेद का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विवाह विच्छेद का कारण तब होता है जब पति-पत्नी, ऑप्शन आपका था कि पत्नी का ज़्यादा पढ़ा-लिखा होना, पत्नी का नौकरी करना या दोनों के विचारों में मेल ना खाना। तो आपको ध्यान रखना है, जब दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खाते तो इस ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद होता है, ठीक? अगर हम इन सभी के सार को देखें, अगर हमें कुछ शब्दों में जानना है कि मूल्य क्या है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे मूल्य शब्द जो है ये अनिश्चित एवं आत्मगत है। अभी-अभी आपने पहले ही लाइन देखा था कि मूल्य आपके क्या होते हैं? मूल्य आपके अनिश्चित एवं आत्मगत होते हैं। अमूर्त या अदृश्य हैं। अच्छा ये बताइए
क्या आपने कभी देखा है कि मूर्त जा रहा ये मूल्य आपका जा रहा हो? आपने ये जो मूल्य होते हैं ये मानव के अंदर होते हैं, ठीक? ये जो मूल्य होते हैं ये हमारे अंदर में निहित होते हैं। तो ये अदृश्य कौशल हुए ना या अदृश्य होते हैं, मूर्त नहीं होते हैं। मूर्त हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनको हम देख सकते हैं। जिनको हम देख सकते हैं वो हमारे मूर्त होते हैं, अमूर्त वो होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। तो ये हमारे अमूर्त कौशल या अमूर्त होते हैं। तो मूल्य आपका एक तो अनिश्चित और आत्मगत है, अमूर्त और अदृश्य है, अंतर्निहित है। हमने बताया ना कि ये हमारे अंदर होता है। मूल्य जो है वो मानव के अंदर में निहित है। मानवीय साधन है और ये हम सभी जानते हैं कि जो चीज़ें मानव के अंदर में होती हैं, वो मानवीय साधन कहलाते हैं। ठीक? क्या कहलाते हैं? मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की ईमानदारी, उसकी बुद्धि, उसका ईमानदार होना या उसके अंदर कोई कौशल होना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें आपकी मानवीय संसाधन कहलाती हैं। आगे आप पढ़ेंगे भी कि मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो मूल्य हैं आपके, मूल्य क्या हैं? तो मूल्य मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मूल्य आपके अनिश्चित और परिवर्तनशील हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मूल्य हमारे हमने अगर कहा कि मूल्य क्या हैं? मूल्य हमारे क्या हो जाते हैं? अनिश्चित होते हैं, हम मूल्यों को अपने परिवर्तित करते हैं। जैसे अगर ये मानते हैं कि आपका मूल्य, जैसे कभी-कभी होता है व्यक्ति कहता है कि हमारा मूल्य है अ, हम चोरी नहीं करेंगे। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ इतनी विकट हो जाती हैं कि व्यक्ति को चोरी करना पड़ता है। अब बड़े स्तर पे ना सही छोटे ही स्तर पर करता है व्यक्ति। लेकिन परिस्थितियाँ कभी-कभी इतनी ये आप कह सकते हैं प्रतिकूल हो जाती हैं कि व्यक्ति को अपने मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ता है, उसमें परिवर्तन लाना पड़ता है। तो मूल्य क्या होते हैं? मूल्य आपके अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं है। हमने ये ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से मुहर लगा दिया है, अब ये चेंज नहीं हो सकता है। तो मूल्य बदलते रहते हैं। कभी हमारी किसी बात को लेकर कभी हमारे मूल्य कुछ और होते हैं और कभी हमारे मूल्य कुछ और हो जाते हैं। तो ये परिवर्तनीय है। साथ ही साथ मूल्य हमें शक्ति देते हैं। क्या करते हैं? ये जो हमारे मूल्य हैं, जो वैल्यू हैं, ये हमें शक्ति देते हैं। अब शक्ति किस लिए देते हैं? तो तर्क करने की शक्ति देते हैं, निर्णय लेने की शक्ति देते हैं, कार्य करने की शक्ति आपको देते हैं। साथ ही साथ ये आपको विवेचना करने की भी शक्ति देते हैं। तो मूल्य से हमारे कितने लाभ हो रहे हैं? बहुत लाभ हो रहे हैं। मूल्य हमारा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारे अभी तक के बने हुए क्वेश्चन हैं कि मूल्य है। आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से मूल्य की विशेषता नहीं है। मूल्य अनिश्चित है, दूसरा ऑप्शन मूल्य आत्मगत है, तीसरा है मूल्य मानवीय साधन है और चौथा दे दिया मूल्य मूर्त है। तो हमें पता है ना कि मूल्य तो हमारे अंदर है। ये आपका मूर्त हो ही नहीं सकता। ये तो अमूर्त है। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? अमूर्त सही हो गया। इसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन्हीं के आधार पर ये आपके ऑप्शन बने हैं। ऑप्शन का मतलब कुछ बिंदु बनाए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, ठीक? जैसे एक बार नहीं, कई बार ये आपसे पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन-सा मूल्य की विशेषता है, कौन-सी मूल्य की विशेषता नहीं है। तो और भी कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन आपको अगर ये पता है कुछ ये बेसिक सी बातें हैं, जैसे ये आत्मगत है, अनिश्चित है, अदृश्य है, अमूर्त है, अंतर्निहित है, मानवीय है। अगर वहाँ पर आ गया अमानवीय संसाधन है, तो आपको पता है कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक? तो कुछ बातें आपको अपने कह सकते हैं अपने ज्ञान के आधार पर समझनी है। हर चीज़ को यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता, ठीक? चलिए।
चलिए अब हम कुछ परिभाषा की एक बात कर लेते हैं कि अगर मूल्य की परिभाषा दी जाए तो मूल्य की परिभाषा क्या निकल कर आती है और किसके अनुसार। ठीक, अगर हम बात करें निकिल और डॉर्सी की, तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है मूल्य की। इन्होंने बताया कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला तत्व है। ये क्या करता है, तो यहाँ से भी इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर आपका कभी विशेषताओं में आ जाता है कि मूल्य जो होते हैं ये मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ होते हैं। यह न्याय करने, व्याख्या करने और विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं। इनमें इनमें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्तापूर्ण चयन को संभव बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, ये आपका विशेष जो परिभाषा दी गई है निकिल और डॉर्सी के द्वारा दी गई है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ये निकिल और डॉर्सी हैं, ग्रास और कैंडल हैं, ये दोनों आपका पिंड नहीं छोड़ेंगे पूरे होम मैनेजमेंट में। ठीक, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो मूल्य मानवीय रुचि और इच्छाओं को उत्पन्न करते हैं। हम हमारे व्यवहार में इसे अभिव्यक्त करते हैं। जैसे एक व्यक्ति गाना सुनाते समय खुश होता है और उसकी अभिव्यक्ति आनंद प्रदान करने वाली होती है, मतलब उसका मूल्य आनंद या फिर संतोष है। या मूल्य जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं और वह इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होते हैं कि क्यों एक व्यक्ति क्रिया के दो या अधिक विकल्पों के मध्य चुनाव करता है, और यह वस्तु स्थितियों या फिर कार्य करने के तरीके को महत्व दिए जाने के संबंध में निर्देशित करता है आपको। ठीक, अगर ये आपने थोड़ी सी परिभाषा समझी, ध्यान रखिएगा कि जो आप परिभाषाएँ देखते हैं या जो आप जिनकी भी परिभाषाएँ पढ़ते हैं, तो कुछ न कुछ एक कीवर्ड होता है, उसी कीवर्ड को हमें पकड़ना होता है और यही कीवर्ड आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ये वहाँ पर ऐसे नहीं कि निकिल और डॉर्सी के अनुसार ये कथन है या कुछ भी, ऐसा नहीं, लेकिन ये आपसे विशेषता के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक? तो अगर हम थोड़ी-सी मूल्यों की विशेषता के बारे में समझें, तो मूल्यों की कुछ अपनी विशेषताएँ होती हैं। अब ये मूल्य का अर्थ सभी के लिए अलग-अलग होता है या भिन्न होता है, तो उसकी विशेषताएँ सभी के लिए समान होती हैं। पर जो उसकी भी विशेषताएँ हैं, वो सभी के लिए समान होंगी। मूल्य का अर्थ भले ही सबके लिए अलग-अलग हो, लेकिन विशेषता सबकी समान ही होती है। तो अगर हम थोड़ा-सा इसके विशेषताओं पर चर्चा करें, तो मूल्य की विशेषता क्या हो जाती है कि मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण है। जैसे आपने जो मूल्य ग्रहण किया है, वो आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंस रहेंगी। ठीक? यह आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जो भी व्यक्ति मूल्य को ग्रहण करता है, ये ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ-साथ यह ऐच्छिक और संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। जो मूल्य होते हैं, व्यक्ति इन्हें स्वयं ग्रहण करता है, तो ये व्यक्ति को संतुष्टि और ऐच्छिक यानी कि ऐच्छिक और संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। इसमें स्वयं का विकास करने की योग्यता होती है। मूल्य में क्या होता है? मूल्य में स्वयं के विकास करने की योग्यता होती है। मूल्य आपके अस्थायी और अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मूल्य होते हैं अस्थायी, अस्थायी, तो आपको पता है कि दोनों होते हैं। अब वास्तविक मूल्यों के अंतर्गत जैसे शक्ति हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, सफलता हो गया, इनको सम्मिलित किया जाता है और ये आपके अस्थायी होते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक ये जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, ये जानने को उत्सुक होते हैं कि मूल्य किस प्रकार से अस्थायी होता है। यह जो है, यह परिवर्तन अपेक्षाकृत धीरे-धीरे होता है और अनुभव नहीं होता है। जैसे जैसे दादा जो हमारे थे, दादाजी और पोते जी के जो मूल्य हैं, उसमें आपको डिफ़रेंस देखने को मिलता है। अभी छोड़िए दादाजी और पोते के बीच में छोड़िए, ये देखिए आज माता-पिता जो हैं, यानी कि जो पिता हैं, पिता और पुत्र में ही
पिता और पुत्र के मूल्यों में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। हालाँकि ये परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये परिवर्तन आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे, बहुत स्लोली-स्लोली होते हैं। मूल्य को मापा जा सकता है और उसका अध्ययन भी किया जा सकता है। गुणात्मक या जो गणनात्मक तरीका अपेक्षाकृत कठिन होता है, लेकिन हम अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे जैसे बहुत अधिक या अधिक और कम के रूप में हम थोड़ा या जोड़ी वाले मूल्यों के मध्य में हम चुनाव की गणना कर सकते हैं, ठीक? साथ ही साथ मूल्य आपके धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। यानी कि मानवीय स्वभाव इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति सामान्यतः इस दिशा में क्रिया करता है कि धनात्मक मूल्यों को ग्रहण करे और जो उसके ऋणात्मक मूल्य हैं उनको छोड़ दे। आप ही बताइए कि जैसे हम मानव हैं ना, तो हम ये धनात्मक मूल्य भी होते हैं, हमारे ऋणात्मक मूल्य भी होते हैं। तो जो हमारे अच्छे मूल्य कह सकते हैं वो धनात्मक होंगे, हम उनको रखते हैं। लेकिन जो गलत मूल्य हैं जिन्हें हम ऋणात्मक कहते हैं, क्या उन्हें भी आप रखते हैं? नहीं, तो उन्हें हम छोड़ देते हैं। अगला है मूल्य संबंधित होते हैं। मूल्य क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। कुछ मूल्य अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब मूल्य संबंधित होते हैं, लेकिन क्या सारे मूल्य आपके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं? नहीं। तो कुछ मूल्य हमारे लिए अधिक इम्पोर्टेंट होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपने कुछ विशेषताएँ देखी किसके बारे में? मूल्य के बारे में, ठीक? वैसे आपने मूल्य के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हालाँकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, किसी न किसी रूप में पूछे जा चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से आपसे बड़े ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? अब हम थोड़ा-सा मूल्यों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे कि मूल्यों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है, क्योंकि मूल्य अलग-अलग होते हैं, इनकी धारणा भी अलग-अलग होती है। कोई भी व्यक्ति इन्हें कई वर्गों में समूहीकृत कर सकता है। तो मूल्य कोई आपके 1-2 नहीं हैं, लेकिन हाँ, इनको कुछ आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रभुत्व के आधार पर। प्रभुत्व के आधार पर हम देखेंगे, मूल्य का वर्गीकरण करेंगे, तो हम 2 वर्गीकरण को संक्षिप्त रूप में देखेंगे यहाँ पर कि मूल्य के प्रभुत्व को समझने और स्थापित करने में सहायक कौन-कौन है। तो मूल्यों के प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? संबंधित श्रेणियों या महत्व की योजना। अगर मूल्यों की उत्पत्ति के संबंध में मतभेद हो तो प्रभुत्व का निर्धारण करने में सहायक होता है, क्योंकि हम इनको थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये मूल्य हैं हमारे, जो हम प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण करते हैं, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है साधनात्मक और आंतरिक मूल्य, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। ये आपके जो साधनात्मक होते हैं, इनको हम इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश नहीं लिखा है, बट कोई नहीं, हम जब प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर ज़रूर इसको लिखेंगे। दूसरा होता है आपका तथ्यात्मक। तथ्यात्मक क्या है, या तथ्यात्मक और आदर्शात्मक। तो थोड़ा-थोड़ा अगर हम ये समझें कि साधनात्मक मूल्य क्या हैं, तो साधनात्मक मूल्य आंतरिक या अंतिम मूल्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। ये जो आपके साधनात्मक, इंस्ट्रूमेंटल, साधनात्मक मूल्य आंतरिक या अंतिम मूल्य को, जो आपके इंड गोल हैं, उनको प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इसीलिए कभी-कभी इन्हें हम लक्ष्य मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? इन्हीं को हम गोल वैल्यू के नाम से जानते हैं। किसको? जो आपके साधनात्मक मूल्य हैं। इनको हम लक्ष्य मूल्य के नाम से भी जानते हैं। ये अगर हम एक परिभाषा के आधार पर देखें, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मैंकी। मैंकी का क्या कहना है? इन्होंने गृह व्यवस्था में 4 प्रकार के साधनात्मक मूल्य की खोज की है। मैंकी के अनुसार
साधनात्मक मूल्य की खोज इन्होंने 4 बताई है और वो कौन-कौन से हैं? थोड़ा-सा इनके क्रम को आप ध्यान रखेंगे। पहला है आपका प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, दूसरा है स्किल, कौशल है आपका, क्रमबद्धता है आपका, क्षमता यानी कि एफिशिएंसी है, ठीक? तो जो मैकी है, मैकी के अनुसार गृह व्यवस्था में 4 साधनात्मक मूल्य होते हैं। कौन-कौन से? पहला आपका आता है प्लानिंग, स्किल्स, ऑर्डर और लास्ट है आपका एफिशिएंसी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने आंतरिक मूल्य को परिभाषित करते हुए कहा कि घर की स्थिति में कई असंख्य संबंधों के मध्य किसी व्यक्ति की स्वस्थ वृद्धि ही उसका आंतरिक मूल्य कहलाता है। ठीक? और आंतरिक मूल्य वो मूल्य होता है जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे कला हो गया और सौंदर्य में रुचि रखना, यानी कि जो आपके अंदर है वही आपका क्या होता है? आंतरिक मूल्य होता है। जैसे अभी कभी आपसे ये पूछा जाए कि आंतरिक मूल्य में जैसे आप कर दिया जाए सुंदरता, लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सुंदरता आपका कौन-सा मूल्य है? तो आप क्या बताएँगे? सुंदरता हमारा आंतरिक मूल्य होता है, ठीक? ये आपके अंदर में होता है, यानी कि आंतरिक मूल्य वो मूल्य हैं जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि कला हो गया, सौंदर्य में रुचि हो गई। कुछ मूल्य आंतरिक और साधनात्मक दोनों होते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाता है आराम आ गया, स्वास्थ्य आ गया, महत्वाकांक्षा आ गया, प्रेम हो गया, खेल हो गया, धर्म हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी इन दोनों के अंतर्गत आती हैं, साधनात्मक और आंतरिक। ठीक? अब यहीं अगर हम दूसरे तथ्य उसी आपके जो हमारा प्रभुत्व के आधार पे जो वर्गीकरण था, उसमें आपका दूसरा आता है तथ्यात्मक और आदर्शात्मक। अब ये तथ्यात्मक और आदर्शात्मक क्या है? तो तथ्यात्मक मूल्य वह होता है जो ऐच्छिक होता है। तथ्यात्मक मूल्य क्या है? जो ऐच्छिक होता है, जबकि जो आदर्शात्मक मूल्य है, वो धार्मिक होता है। तथ्यात्मक आपका क्या होता है? ऐच्छिक होता है। आदर्शात्मक क्या होता है? धार्मिक होता है। तथ्यात्मक मूल्य आपके विस्तृत होते हैं, ब्रॉड होते हैं। इनका शोध किया जा सकता है और यह प्राथमिकता पर और व्यक्तियों की इच्छा पर आधारित होता है, क्योंकि हमने अभी-अभी देखा जो तथ्यात्मक मूल्य हैं, वो ऐच्छिक होते हैं। आदर्शात्मक मूल्य नैतिकता पर, सही-गलत पर, सत्य-असत्य पर, इन पर आधारित होते हैं। आदर्श मूल्य वह होता है जो कि सही विचारों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ये आपका सही विचारों पर आधारित होता है। अगर हम बात करें कि प्रभुत्व के आधार पर, ये जो प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा उच्च होता है। थोड़ा-सा इस लाइन को आप समझेंगे। ये आपसे ये कथन कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य से अपेक्षाकृत उच्च होते हैं या निम्न होते हैं। कुछ इस तरह से घुमा-फिरा कर पूछा जा सकता है। जबकि वहीं हम बात करें आदर्शात्मक मूल्य, तो आदर्शात्मक मूल्य तथ्यात्मक मूल्य की अपेक्षा ऊँचे होते हैं। ठीक? इस पॉइंट को आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा कि जो ये आपके तथ्यात्मक हैं, ये ऐच्छिक यानी कि इच्छा पर आधारित होते हैं, लेकिन जो हमारे आदर्शात्मक होते हैं, ये धार्मिकता पर आधारित होते हैं। ठीक? ये आपने प्रभुत्व के आधार पर देखा। अब यहीं अगर हम दूसरी बात करें पार्कर के अनुसार यानी कि जो पार्कर हैं, उन्होंने भी मूल्यों का निर्धारण किया है। तो पार्कर के अनुसार मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले मूल्य 1-2 नहीं, बल्कि इन्होंने पूरे 9 मूल्यों का ज़िक्र किया था। वैसे पार्कर का जो मूल्य को लेकर वर्गीकरण हुआ था, वो 2 प्रकार से हुआ था। एक तो इन्होंने ये 9 प्रकार का वर्गीकरण बताया था, लेकिन इसी तरह आप जो पार्कर हैं, इन्होंने मूल्यों का बाद में 2 वर्गीकरण और बताया था। तो सबसे पहले हम इन 9 के बारे में समझ लेते हैं कि ये 9
मूल्य हैं कौन-कौन से, और ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि पार्कर के द्वारा बताए गए मूल्यों में सम्मिलित हैं, कौन सम्मिलित है या कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अभी ये जो मूल्य के बारे में आप एक-एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, ठीक? सबसे पहले जो हम पार्कर के मूल्य की बात करेंगे, पहला मूल्य इनका आता है प्रेम। इन्होंने बात की किसकी? इन्होंने बात की प्रेम की। अब ये इसमें आपका कोई क्रम नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस आपको थोड़ा-सा इन नवों के बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने जो वर्गीकरण किया उसमें एक वर्गीकरण था आपका प्रेम, यानी कि यौन प्रेम, माता-पिता का प्रेम, मित्र प्रेम, मनुष्य प्रेम, समुदाय प्रेम, आदर्श प्रेम के द्वारा व्यक्तियों के मध्य संतोष संबंध बनाए रखने में रुचि। इन्होंने इसके बारे में बात की, यानी कि इन्होंने प्रेम की बात की। दूसरा है आराम। इन्होंने बताया, यानी कि कम्फर्ट की बात की कि जीवन को जहाँ तक संभव हो खुश बनाए रखने में रुचि और संवेदनाओं में संतोष प्राप्त करने में रुचि होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने धर्म की बात की। धर्म में इन्होंने किस चीज़ को रखा? तो जीवन के सभी उद्देश्यों में उत्तमता और सत्यता में रुचि होनी चाहिए, ठीक? इसी के साथ-साथ इन्होंने सुख की बात की। सुख, सुख क्या है? सुख के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि सुख यानी कि कह सकते हैं खुशी। इन्होंने खुशी के बारे में बात की कि व्यक्ति को खुश होना चाहिए, उसका मतलब जीवन ऐसा ना हो कि वो कहीं पर हमेशा दुखी-दुखी रहे, ठीक? इसी के साथ-साथ इन्होंने कला की बात की, आर्ट की बात की, अभिव्यक्ति के सभी रूपों में सुंदरता की अनुभूति में रुचि दिखाएँ, जैसे कि संगीत, कला, लेखन, इन सब की बात की इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने प्ले की बात की कि रचनात्मक और कल्पनात्मक, यानी कि जो खेल हों वो रचनात्मक और कल्पनात्मक भी हों। फिर इन्होंने बात स्वास्थ्य की भी की थी। स्वास्थ्य की बात की इन्होंने कि व्यक्ति जो है जीवन को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। इन्होंने महत्वाकांक्षा की बात की। इन्होंने बताया कि जैसे महत्वाकांक्षा में इन्होंने ये बताया कि सत्य और विश्वास करना, जीवन के साथ जुड़ा रहना, संतोष प्राप्त करना, इन सब के बारे में बात की। इसी के साथ-साथ इन्होंने शिल्प विज्ञान संबंध भी बताए, यानी कि वही आपके शिल्प विज्ञान जो आपकी कला है, विज्ञान के संबंध में इन्होंने बात की। तो कुल मिलाकर इन्होंने इन्हीं 9 बातों का ज़िक्र किया था और यही 9 बातें ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी इसके अंदर आपको कुछ नहीं घुसना है। आपको इन्हीं 9 के बारे में ज़िक्र किया गया है और इन्हीं 9 को आपको समझना है। ये तो आपने इनका एक वर्गीकरण देखा। इन्होंने एक वर्गीकरण और किया था जो कि था पार्कर का ही, जिसमें इन्होंने 2 प्रकार के मूल्य बताए। एक आपका क्रियात्मक मूल्य बताया, दूसरा आपका कल्पनात्मक मूल्य बताया। अब ये जो क्रियात्मक मूल्य है, क्रियात्मक मूल्य में इन्होंने क्या बताया? तो क्रियात्मक मूल्य में इन्होंने बताया कि ऐसा मूल्य जो वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाता है। मतलब वस्तुओं की वास्तविकता पर विश्वास किया जाता है। इन्होंने बताया कि क्रियात्मक मूल्य वातावरण से समायोजन और उनके मध्य अंतरक्रिया के लिए आवश्यक है। और ये जो आपका काल्पनिक मूल्य है, इन्होंने कल्पनात्मक मूल्य, यह मूल्य मस्तिष्क से संबंधित है और संतुष्टि पर आधारित है। ये आपके संतुष्टि पर आधारित है, ठीक? क्रियात्मक मूल्य में वस्तुओं की वास्तविकता पर हम विश्वास करते हैं, जबकि जो कल्पनात्मक मूल्य है, इसमें हम खेल, कला, कला की रचना में संतोष और धर्म, इन सब के संतोष को हमने सम्मिलित किया है। तो इन्होंने जो बेसिकली 2 बताए थे मूल्य, वो थे आपके क्रियात्मक और कल्पनात्मक। एक आपका जो वो 9 बताए थे, इन्होंने 9 प्रकार का वर्गीकरण किया था, आप उसको भी थोड़ा-सा याद रखेंगे, ठीक? अब ये आपने पार्कर के दोनों मूल्य देख लिए। थोड़ा-सा हमें कुछ और भी हमारे मूल्यों का वर्गीकरण किया गया है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे पीएस नायडू के अनुसार इन्होंने कौन-कौन से मूल्यों का वर्गीकरण किया। तो जो प्रोफ़ेसर
पी.एस. नायडू हैं, इन्होंने भारतीय संस्कृत के कुछ मूल्यों को उनके जो क्रमागत महत्व की दृष्टि से इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्लेखित किया, जिसमें इन्होंने जो वर्गीकरण किया वो 6 प्रकार से किया। एक इन्होंने बताया कि आर्थिक मूल्य, दूसरा इन्होंने बताया शारीरिक मूल्य, तीसरा इन्होंने बताया सामाजिक मूल्य, चौथा इन्होंने बताया मनोवैज्ञानिक मूल्य, पाँचवाँ इन्होंने बताया दार्शनिक मूल्य और छठा इन्होंने बताया आध्यात्मिक मूल्य। तो इन्होंने कुल मिलाकर इन्हीं 6 मूल्यों की बात की, बस आपको इतना इनके बारे में थोड़ा-सा ध्यान रख लेना है। बाकी इन मूल्यों में प्रथम 4 जो साधनात्मक मूल्य हैं और अंतिम जो 2 हैं वो आंतरिक या फिर आदर्शात्मक मूल्य हैं, ठीक? तो यहाँ से इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि जो पी.एस. नायडू के द्वारा जो आपका मूल्य बताया गया था या मूल्य का वर्गीकरण किया गया था, वो 6 था। 4 आपके जो साधनात्मक में थे, उनको ध्यान रखिएगा और 2 जो आपके आंतरिक या फिर आदर्शात्मक में हैं, उनको ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट आपके लिए यही हो जाता है, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं मूल्यों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को। मूल्यों के ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है? ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो छोटा रह गया है, बट आई होप कि चीज़ें आपको स्पष्ट दिख रही होंगी, ठीक? एक्चुअली ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है आपका छोटा-बड़ा करना पड़ता है आपके लिए, ताकि पीडीएफ आपके लिए आसान बन सके। इसको थोड़ा-सा जो आपका हेडिंग वगैरह होता है तो उसका बड़ा-छोटा करके बनाना पड़ता है, तो थोड़ी-सी इसी में कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है कि छोटा ही रह जाता है आपका। बट कोई नहीं, इतना आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक? हम बात कर लेते हैं अब मूल्यों के ग्रहण प्रक्रिया की। तो कई बुद्धिमान व्यक्ति ये विश्वास करते हैं कि वर्तमान समय में संचार के साधनों और तकनीकी क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन की वजह से व्यक्ति के लिए मूल्य ग्रहण करने के संबंध में कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण हो गया है। अब इसमें कुछ आपको चरणों को ध्यान रखना है। जैसे मूल्य ग्रहण के लिए आपके 7 चरण महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या? जैसे कोई भी कार्य आप करते हैं, जैसे आपने प्रबंध प्रक्रिया देखा था, तो उसमें आपने 4 चरणों में अपने प्रक्रिया का प्रबंध किया था। तो वैसे ही जब हम मूल्य को ग्रहण करते हैं, तो मूल्य को ग्रहण करने के लिए हमारे कुछ चरण दिए जाते हैं, उन्हीं चरणों को हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक? वैसे तो ये जो आपके चरण बताए गए हैं, इसमें कई लोगों का नाम आता है, जैसे कि रथ हो गए, हारमिन हो गए, साइमन हो गए, बट आपको ध्यान क्या रखना है, इन चरणों के बारे में सिर्फ ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहला चरण होता है स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव, यानी कि युवा व्यक्तियों के सामने तब स्वयं के मूल्यों के बारे में चयन करने की समस्या होती है जब वे अपने माता-पिता के घर से बाहर निकलते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं, कार्य पर जाते हैं, प्रशिक्षण में भाग लेते हैं या शिविर में भाग लेते हैं, तब वो वास्तविक रूप से अनेक कार्य करते हैं और परिवार से दूर रहकर अपने विचारों को महत्व देते हैं। कई वस्तुएँ इस स्थिति में जटिल बना देती हैं, जैसे जैसे आपको सफलता की इच्छा या अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों की इच्छा, जो आपका असंभावित समस्याओं का सामना करना, कई स्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाती हैं, तो प्रारंभ रूप में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और जब उस पर चुनाव का दबाव आता है, तो वो और भी असंयमित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में फिर भी व्यक्ति इन स्थितियों में अगर प्रभावपूर्ण कार्य करता है, तो वो अपने मूल्यों के चुनाव के एक रूप को स्थापित कर लेता है। यानी कि कुछ व्यक्तियों का चुनाव उनके दोस्तों और परिवार के दबाव के आधार पर लिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ व्यक्ति अपने हिसाब से चुनाव करते हैं। तो स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव करना, दूसरा आता है इसी में विकल्पों के मध्य चुनाव करना। जैसे आपके पास कई विकल्प होते हैं, तो मूल्य ग्रहण करने की प्रक्रिया इस बात पर भी निर्भर करती है कि व्यक्ति विकल्पों के मध्य किस प्रकार का चुनाव कर रहा है। किसी भी सामान्य से कार्य को पूरा करने के लिए कई विकल्प होते हैं, तो व्यक्ति की रुचि, उसकी इच्छा, उसकी कल्पना, उसके विकल्प, ये सारे प्रभाव डालते हैं कि व्यक्ति किस तरह से विकल्प का चुनाव कर रहा है। उसके बाद आता है आपका विकल्पों के विचार पूर्व अध्ययन के बाद चुनाव। मतलब जैसे आपके पास विकल्प तो हो गए,
हमें सभी विकल्पों के बुद्धिमत्तापूर्ण उन पर विचार करने के बाद ही चुनाव करना होता है। जैसे जब भी आपको ऑप्शन मिलता है एग्ज़ाम में, 4 ऑप्शन मिलता है ना, आप चारों विकल्पों को एक बार पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं, उसके बाद आप जाकर एक विकल्प का चुनाव करते हैं। आपको इसी तरह से करना है कि आपके जो भी विकल्प हैं, उनके विचार पूर्वक अध्ययन करने के बाद आप उसका चुनाव करेंगे। फिर मूल्य निर्धारण और समर्थन। मूल्य निर्धारण और समर्थन। तो सामान्यतः व्यक्ति को अपने मूल्य पर गर्व होता है और उसे वह अपनाए रखता है। कभी-कभी हम कठिन चुनाव या स्थितियों का सामना करते हैं जिसका कि कोई सामान्य हल नहीं होता है। ऐसे समय में अधिकांश व्यक्तियों के मूल्य उसके निर्देशक होते हैं। अगला है जब आप मूल्यों का निर्धारण कर लेते हैं, समर्थन करते हैं, उसी में आता है प्रमाणिक करना। तो अगर व्यक्ति को अपने मूल्य के आधार पर चुनाव करता है, तो वो उसकी जानकारी रखने की इच्छा भी रखता है। व्यक्ति अपने निर्णय से संतुष्ट रहता है और इस संबंध में प्रमाणित करने की इच्छा भी रखता है। फिर क्या होता है चुनाव को क्रियान्वित करना। आपने क्या किया? आपने चुनाव किया, अब आप उसका क्रियान्वयन भी तो करेंगे। आप उसका क्रियान्वयन करेंगे। तो मूल्य व्यक्ति के व्यवहार के आधार को निर्मित करने हेतु निर्देश करता है या निर्देश देता है। हमारे मूल्य हमारे कार्य में, हमारे कथन में, कार्य करने के तरीके में और हम जो नहीं करने वाले हैं, उसमें दृष्टिगत होते हैं। हम किसी व्यक्ति के मूल्य को उसके कथन की अपेक्षा काम आसानी से या निर्धारित कर सकते हैं कि जैसा व्यक्ति ने कहा है, उसका मूल्य उसको हम समझ सकते हैं। फिर लास्ट में आपका आता है दोहराव। क्या आता है? दोहराव आता है। अब दोहराव यानी कि वही रिपीटिंग। तो जब व्यक्ति के विचार मूल्य का रूप ग्रहण कर लेते हैं या व्यक्ति के जीवन के निर्देशक सिद्धांत बन जाते हैं, तो कुछ प्रकार के जो व्यवहार हैं, उनके परिणाम दोहराव के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि मूल्य के ढांचे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति समाज को मूल्य के रूप में महत्व देते हैं, वह हर कठिन जो भी कार्य है उसको अच्छे से मतलब समय पर ही कर लेता है, अच्छे ढंग से कर लेता है, ठीक? तो ये आपके कुछ मूल्य ग्रहण करने के चरण थे, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले स्वतंत्रता पूर्वक आप चुनाव करेंगे, चुनाव के बाद विकल्पों के मध्य चुनाव करेंगे, फिर जो आपने चुनाव किया है यानी कि विकल्पों के विचार पूर्वक अध्ययन के बाद आप उसका कह सकते हैं एक प्रकार से मुहर लगाएँगे। फिर मूल्य निर्धारण और समर्थन करेंगे, प्रमाणित करेंगे, चुनाव को क्रियान्वित करेंगे और उसमें दोहराव भी करेंगे। ठीक? तो ये हमारा पूरा मूल्य के बारे में हमने समझा, मूल्य के अर्थ को समझा, मूल्य की विशेषताओं को समझा। मूल्य के प्रकार बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, तो आपने इसको समझा। हालाँकि ये जो आपका ये आया था क्या ग्रहण करने का चरण, ये आपके लेवल पे नहीं, नेट के लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें जो आपके अभी गोल और स्टैंडर्ड्स बच रहे हैं, इनको हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक? आज की क्लास में हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू के बारे में समझा, जाना वैल्यू क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस तरह से वर्गीकरण किया गया और जिन लोगों ने भी वर्गीकरण किया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो आपने क्लास ली, इसमें से बीसों क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्लास आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए आए हैं। आप में से जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रात 9 बजे हर दिन आपकी क्विज़ होती है, तो आप वहाँ पे जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी तैयारी को थोड़ा-सा और मजबूत बना सकते हैं। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।